अच्छा जी, सो पॉलिटिकल साइंस का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया फाशिज्म वर्सेस नाजिज्म। ठीक है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो स्कूल ऑफ थॉट भी आप कह सकते हो, या तो फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि दो कॉन्सेप्ट्स है, जिसके बाद हमारा ऑटोमन एम्पायर के बाद ना ये चीजें आपस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि किस तरह से हमने लोगों को लेकर चलना है, किस तरह से हमने कंट्री को सेपरेट करना है, किस तरह से हम लोग लोगों के ऊपर गवर्न करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से की जाएगी, क्रुएलिटी किस तरह से होगी, लोगों को अपने अंडर कैसे करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन में कैसे लेकर आना है, ये सारी चीजों को जो है ना वो इन लोगों ने या इन लीडर्स ने किया था। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं ऑटोमन एम्पायर क्या था, थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड बता दूं ऑटोमन एम्पायर क्या थी। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम लोग बहुत पहले स्टार्ट कर लें ना, पैगंबर से स्टार्ट कर लें जिन्होंने ना प्रीचिंग्स इस्लाम की स्टार्ट की थी, उन्होंने ना आपके होली प्लेसेस बनाए थे। होली प्लेसेस का मतलब होता है कि ये वो बुनियाद है, ये वो बेसिस है जहां से इस्लाम शुरू हुआ था और इस्लाम की सारी जो दारोमदार है ना वो इस बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब होली प्लेसेस का मतलब यह है कि जितने भी हमारी कंट्री के यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमारी होली प्लेसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। वहां पर ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की ब्रांचेज हैं, जैसे कह लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं यार एक मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच है, तो आप पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड देखोगे तो कितनी ज्यादा ब्रांचेस है। ठीक, और जब आप वन बाय वन करके उन सारी ब्रांचेस को खत्म कर दोगे तो एट द एंड क्या होगा, उसकी जो नेशनैलिटी या इनिशियलिटी है वो खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब वो मैकडॉनल्ड्स का पूरा जो सेटअप है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से ऑटोमन एम्पायर जो है वो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, और लोगों ने जैसे ही हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है और जब मुसलमानों ने राज किया था तो उन मुसलमानों ने इसी सल्तनत उस्मानिया को कन्वर्ट करके आगे चीजें चलाई थी। मतलब कि सपोज अगर मैं कहती हूँ कि जी हम लोग कोई भी किंगशिप का इरा करते हैं, जैसे कि सऊदीया में क्या होता है कि एक फैमिली वही रॉयल फैमिली रूल कर रही होती है, उनके पास सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम पॉलिसी होती है, सेम चीजें होती हैं, उसी के आगे खानदान से बंदे जो है वो आकर रूल करते रहते हैं, कोई और किसी और को ऑप्शन नहीं देते। तो सल्तनत उस्मानिया का भी ये मतलब हुआ कि जो भी कोई आएगा गवर्नमेंट करेगा वो बेसिकली सारी चीजों को उस तरह से रेगुलेट करेगा जैसे हमारे पिछले करते हुए हैं। हमने वही पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है, हमने मुसलमानों को उसी तरह से अकोमोडेट करना है, हमने मुसलमानों की हेल्प कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको पहले से बताई गई और आपने सिर्फ उसके नक्शे कदम पर चलना है। क्लियर होगी यहां तक बात? अच्छा, अब बात आ जाती है ब्रिटिशर्स की। जब ब्रिटिशर्स आते हैं ना आपके सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तब जाकर ना चीजें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, तब जाकर ऑटोमन एम्पायर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो सारी तमाम होली प्लेसेस जो कि मुसलमानों ने एग्जिस्ट की हुई है और उनकी वजह से वो नेशनैलिटी उनकी चल रही है, उसको हम क्या करना चाहते हैं? ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हम वो सारी चीजों को खत्म कर जी। 1924 के अंदर ना ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता। तो 1924 का मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे हम लोगों को आजादी मिलने लगी थी उससे बहुत अनकरीब, समझ रहे हो ना? 1924 का मतलब आप लोगों ने पूरी स्ट्रगल कर ली, सब कॉन्टिनेंट को जान लिया, लोगों को आपने देख लिया, उनके साथ फाइट कर लिया, सारी चीजें आप लोगों के साथ क्लियर है। और 1930 में जाकर हमारा इलाहाबाद एड्रेस हो जाता है, जिसमें चीजें हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, सो बात क्या हुई कि ऑटोमन एम्पायर आपका 1924 के अंदर खत्म किया जाता है, बल्कि खत्म क्या, वो ऐलान कर देते हैं कि भाई अब हमें जो है वो ऑटोमन एम्पायर मजीद हम उसको संभाल नहीं सकते। हुआ क्या? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई 1919 के अंदर, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या थी? आपके उन तमाम होली प्लेसेस को अटैक करना, उनको खत्म करना, उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना। हमारा मसला क्या था कि अगर आप उन सबको अटैक करोगे, उन सबको नुकसान पहुंचाओगे, तो हमारी जंग किसके साथ है? फिर ब्रिटिशर्स के साथ है ना, क्योंकि आप लोगों ने हमारे से वादा किया था कि अगर हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आप ऑटोमन एम्पायर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम किसके अंडर थे? हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे। और लड़ाई किसकी हो रही थी? ऑटोमन एम्पायर वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब हम अगर ब्रिटिशर्स के अंडर है, यानी कि वो गवर्नमेंट है हमारी, तो हम लोग उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई करेंगे तो हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? ऑटोमन एम्पायर को। हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करें, हम उसकी ऑपोजिशन को सपोर्ट करें। क्यों ऑपोजिशन को सपोर्ट करें? क्योंकि हमारी एफिलिएशन ऑटोमन एम्पायर के साथ है, हमारी जो बेसिस है वो ऑटोमन एम्पायर के साथ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो गवर्नमेंट ये समझती थी कि आप हमारे अंडर हो, आप हमारे सिटीजन हो, और हमारे सिटीजन होने के बावजूद आप हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हो। खिलाफत मूवमेंट में बेसिकली यही हुआ था ना कि हम ऑटोमन एम्पायर के हक में जो थे वो खड़े हुए थे, तो हम लोग किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? उन्हीं जो कि ब्रिटिशर जो हमारे ऊपर ओवर रूल कर रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ एक मुआहिदा किया, उस मुआहिदे का नाम था कि भाई हम लोग ऑटोमन एम्पायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिल वक्त के लिए अभी आप पीस मेंटेन रखो, और हम जैसे ही ये जंग जीत जाते हैं तो उसके बाद हम ऑटोमन एम्पायर को एज इट इज रहने देंगे। बट क्या हुआ? 1914 के अंदर जंग खत्म हुई, 18 के अंदर जंग खत्म हुई, 1918 के अंदर, 14 में स्टार्ट हुई, 18 के अंदर खत्म हुई। 18 के बाद
जब समझ आ गया कि भाई अब आप तो जीत गए हो, जब आप जीत जाओगे तो फिर ऑक्यूपेशन तो करनी है आपने, तब तो आपने उन सारी चीजों को ऑक्यूपाई करना है। आपने जाकर ऑटोमन एम्पायर की चीजों को ग्रैप अप करना शुरू कर दिया। वो जहां पर हॉली प्लेसेस आपके थे, जहां पर आपकी बेसिस हैं, जहां पर आपकी बुनियाद है, उन सब चीजों को खींचना शुरू कर दिया। यहां पर फिर मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे ना, वो खड़े हो गए खिलाफत मूवमेंट में 1919 में, जो कि उन्होंने रेजिस्ट किया कि भाई आपने जो हमारे साथ वादा किया था ना, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, हमारे ऑटोमन एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तभी हम लोग चुप करके बैठ गए थे ना कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी बेसलाइन को नहीं खत्म करते हो, उसको नहीं छेड़ते हो, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम फिर चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब कोई आपके रिलीजन, आपके मजहब और आपकी उसके ऊपर बात करेगा, तो फिर आप कैसे चुप रहोगे? ठीक हो गया। सो ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको बताया ऐसी एम्पायर थी, ऐसा सल्तनत थी जहां पर लोगों ने मुसलमानों की प्रीचिंग्स और उसकी एग्जिस्टेंस को कायम किया हुआ था। ठीक हो गया। अब बहुत सारी, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पर आपकी हॉली प्लेसेस एग्जिस्ट करती थी, और वहां पर आपकी ऑटोमन एम्पायर की जितनी पॉलिसीज थी, रेगुलेशंस थी, उसको कंटिन्यू किया जाता था। मतलब आप ये समझ लो कि मुसलमानों का राज कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स आने से पहले मुसलमानों का राज था। मुसलमान जो है वो आपके किंगशिप में, बादशाह में, लोगों में हुकूमत करते थे। ठीक है, उनका राज जो है वो पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर आप देखोगे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा था। जब ये ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कम्बैट किया ना, उनको खत्म किया, या उनकी गवर्नमेंट को गिराया, और उनकी गवर्नमेंट गिराकर खुद उसके ऊपर हावी हो गए। जब उनके ऊपर हावी हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीजें जो मुसलमानों के पास थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या करने शुरू हो गए, उसके ऊपर कब्जा करना शुरू हो गए। क्लियर है बात यहां तक? फिर आपको याद होगा 1857 के अंदर हम लोगों ने वो जंग लड़ी थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने उन्हें रेजिस्ट किया था कि भाई अब हम मजीद आपके अंडर नहीं आ सकते, ये सारी चीजें। फिर हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है 1857 से ऑनवर्ड्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर की और उसके डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर जाकर हिटलर और आपके मेसेलोनी, इन लोगों ने अपनी स्टेट्स को अलग किया। ठीक है, और यही दो स्टेट्स हैं जिनका फाशिज्म एंड नाजिज्म के साथ ताल्लुक है। फाशिज्म बेसिकली आपके वो मेसेलोनी की कॉन्सेप्ट है जो कि आपका इटली में किया जा रहा है, और नाजिज्म आपका वो कॉन्सेप्ट है जो कि हिटलर ने फॉलो अप किया, और वो कहां कर रहा है, जर्मनी में। क्लियर है बात यहां तक? अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, फाशिज्म और नाजिज्म। फाशिज्म क्या है, नाजिज्म क्या है, मतलब मसेलोनी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बैठा हुआ है या वो चला रहा है, और हिटलर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बैठा हुआ है और वो उसको चला रहा है। क्लियर है यहां तक बात? ऑटोमन एम्पायर समझ में आ गया? ऑटोमन एम्पायर ऐसी सल्तनत है, ऐसा एम्पायर था जिसको तबाह करने के लिए आपके ब्रिटिशर्स और बाकी लोगों ने बहुत, समझ लो कि उसको फुल ऑन जो है वो अपनी कोशिश की कि हम इसको किसी तरीके से खत्म भी कर दें, इसको हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। अब जैसे ऑटोमन एम्पायर खत्म होता है ना, तो 1922 के अंदर, मैंने आपको बताया 22-23 के बीच में जो है वो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब वो डिसइंटीग्रेट कैसे होता है? देखो, 1914 से 18 तक आपकी जंग लड़ी है, 1919 के अंदर खिलाफत मूवमेंट हो गई। ठीक है, अब जब खिलाफत मूवमेंट हुई है ना, तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब क्या था, हम लोगों ने आवाज उठाई किसके बारे में, कि आप लोग हमारी हॉली प्लेसेस को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप लोग हमारे ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय करने का ये मतलब है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ कि आप लोगों का जो अटैक था, यानी कि जो आप लोगों का कंपटीशन था, वो खत्म हुआ। अब उसके बाद जो विनिंग पोजीशन होगी या जो विनिंग लीडर होगा, उसने क्या करना था, जो हारी हुई चीज होगी उसको ऑक्यूपाई नहीं करना था, उसने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको सबको नहीं लेकर आना था, ताकि जितनी ज्यादा गवर्नमेंट उसके अंडर कंट्रोल्ड होती, उतनी ज्यादा चीजें जो है वो ऐसे रेगुलेट कर रही होती। अच्छा, अब आपके जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने यही सोचा कि अब हम किस तरह से इसको कब्जा कर सकते हैं और किस तरह से इन सारी चीजों को अपने अंडर ले सकते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना, सब लोगों के, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो कि 90% आपका ऑटोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब 10% किसके पास रह गया था, टर्की के पास। टर्की वाहिद वो आपकी कंट्री रह गई थी, और उसके साथ कुछ 2-3 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर, यानी कि आप समझ लो कि उसको संभाले हुए थे। आप ये समझ लो कि हमारे पास अगर 100 ब्रांचेस थी ना, तो हमारी 100 ब्रांचेस में से सिर्फ 5 ब्रांचेस रह गई थी उस पर्टिकुलर हमारी प्रीचिंग की, हमारे कॉन्सेप्ट की, हमारे रिलीजन की, या हमारी बेस लाइन की। अब उन 5 ब्रांचेस कहां एग्जिस्ट करती हैं, आपकी टर्की के अंदर। अब टर्की का जो भी वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उसको, टर्की को सेपरेट किया, यानी कि उसको समझ लो अलग किया। अब उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि अगर हम लोगों ने सरेंडर ना किया, सरेंडर का मतलब ये होता है जब आप किसी के साथ जंग लड़ रहे होते हो ना, तो आप पहले से कह देते हो यार हम विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ का मतलब है कि भाई अब हम और मजीद ना इस जंग में कूद नहीं सकते, अगर हम ज्यादा इस जंग में कूदेंगे हमारा और मजीद नुकसान होगा और हम और नुकसान बेयर नहीं कर सकते। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने यह सोचा कि भाई हम लोग क्या करें, हम सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली सारी अब सबकी आंख किसके ऊपर है, टर्की के ऊपर, कि अब हमने टर्की को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि टर्की ही वाहिद वो कंट्री या स्टेट रह गया है जिसके अंदर ऑटोमन एम्पायर की अभी तक वो पड़ी हुई है, कह लो कि उसकी इनिशियलिटी पड़ी हुई है। अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑटोमन एम्पायर को हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर होगी बात? ऑटोमन एम्पायर पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के बाद ही बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट्स निकले हैं, क्योंकि ये 2 लीडर्स ने आपस में
इन्फ्रंट किया और इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे, या तो फाशिस्ट बन जाएंगे या तो नाजिस्ट बन जाएंगे, या तो हमें फाशिज्म की तरफ जाना है या हमें नाजिज्म की तरफ जाना है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ऑटोमन एम्पायर में एक कंट्री या कुछ स्टेट्स रह गई जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को संभाले हुए थे, और वो क्या था, टर्की। अब टर्की ने सोचा कि अगर मैंने ऐलान ना किया यहाँ पर कि भाई हम लोग भी विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, सबकी नजर टर्की पे होगी। और टर्की का मतलब क्या हुआ कि भाई आप लोग अपनी हथियार, अपनी आर्मी लेकर कहां पे आ जाओगे, टर्की के पास जंग लड़ने के लिए। तो हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हम ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारी मिलिट्री और हमारी इकोनॉमी, हमारे फाइनेंस, हमारी सारी चीजों को बहुत नुकसान हो चुका है, तो हम लोग और मजीद नुकसान बेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमन एम्पायर सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। अगर वो उसको विड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर, देखो ना, जब आप ये कह रहे हो ब्रिटिशर्स को भाई हम आपकी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स को क्या मसला होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यही चाहते हैं ना कि हमारी वेस्टर्न पॉलिसीज को आप अडॉप्ट करो, और अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो फिर हमें क्या मसला है, फिर आप चलाते रहो जैसे आपकी कंट्री चल रही है। एग्रीमेंट हुआ था तो 100 इयर्स का था, वो तो उसके ऊपर था, क्या नाम था उसका, सी का नाम था लुसेन। वो जो उसके बाद 100 साल के बाद उनको अब मिला है 2024 के अंदर। वो 1924 का हुआ था जो कि 2024 के अंदर रिलीज हुआ था। वो ट्रीटी बेसिकली ये थी कि वो इनके पास एक पाथवे है, ठीक है, एक सी का रूट है जो कि टर्की की ऑक्यूपेशन में था। उन्होंने क्या किया था कि उनके साथ एक मुआहिदा किया था कि जब तक जिनके 100 साल पूरे नहीं हो जाते, 100 साल के बाद आप इस रूट के अंदर जो भी ट्रेडिंग करेगा वो विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी टैक्स करेगा। अब क्योंकि वो अब उसकी सारी हेजेमनी और अथॉरिटी चली गई है टर्की के पास, अब टर्की जिसको चाहेगा वो उसी को ही अलाउ करेगा कि तुम यहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग 70% लोग अपना जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 70% ट्रेडिंग से लेते हैं, और अगर उनकी वही रूट को बंद कर दिया जाए ना, तो आप सोचो कि आप डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी पे हाथ डाल रहे हो। समझ रहे हो, आप उनकी इकोनॉमी आपके हाथ पे है क्योंकि उन्होंने आप ही का रूट इस्तेमाल करना है, आप ही के रूट इस्तेमाल करके वहां से कमाना है। क्लियर हो रही बात? तो ये एक अलग टॉपिक है। हम अभी आते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 साल के लिए आपके पास, सपोज के तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास ना एक रोड है, वो रोड इतनी मेंटेन है कि वो तुम्हारे ही रास्ते से, तुम्हारी ही जगह से, तुम्हारी ही सिटी से, तुम्हारी ही कंट्री से गुजरी है, और उस रोड से ना बहुत से लोगों को फायदा होता है। वो वहां से गुजरते हैं, वो वहां से ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं। अब वो जो रोड है या जो आपके पास पाथवे है ना, वो था टर्की के पास, ठीक है, टर्की की बाउंड्री के साथ वो लगती थी सी। अब उन्होंने जो मुआहिदा किया था ना, वो ये किया था कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि यहां से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। अब उन्हें तो नहीं पता था कि ये कितने देर के लिए हमारा ब्रिटिश एम्पायर मजबूत रहेगा या हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। उनको तो इस चीज का इल्म नहीं था। ये 1924 की बात है जब इन्होंने ये मुआहिदा किया था, और ये बाकी सारे लोग भी खुश थे ना, क्योंकि जो भी उनके साथ कनेक्टेड थे सारे लोग, उनको फ्री ट्रेड मिल रही है भाई, उनको कोई टैरिफ नहीं देना पड़ा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, वो वहां से अपनी ऑयल ट्रेडिंग या बाकी सारी चीजें जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब जाकर 2024 के अंदर अब सारी हेजेमनी उसके पास है, टर्की के पास। और कहा यह जाता था कि टर्की जिसको चाहेगा अलाउ करेगा और जिसको नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है वो क्यों अलाउ करेगा। अलाउ करने का ये मतलब है तुमने अगर मेरे रास्ते से गुजरना है तो फिर मैं तुमसे क्या लूंगी, 100 रुपया जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना। अब तुम जो मुफ्त में तुम खा रहे थे, ठीक है, तुमने 1000 रुपया कमा लिया दिन का, अब तुम्हें कितना कमाना पड़ जाएगा, 100 रुपया तुम्हें मुझे निकालना पड़ेगा। तुम्हारी जो कैपेसिटी है अर्निंग वो कम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीजें अब माला माल कौन हो गया, वही पर्सन ना जिसके पास वो अथॉरिटी है। अब उसने क्या किया, उसकी चीज को सिर्फ आप यूटिलाइज कर रहे हो, हालांकि उसको ना उससे फायदा हो रहा है, सॉरी उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अब जाकर उसको फायदा देना शुरू हो गई है वही पर्टिकुलर जगह जो उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे टर्की के पास रह गया था वाहिद एक वो हरबा या वाहिद एक वो पोजीशन जिसके ऊपर हमारा ऑटोमन एम्पायर अब रेजिस्ट करता था। मतलब पूरी दुनिया की आंख अब किस पे थी, टर्की पे। अब सब लोग ये कह रहे थे कि भाई टर्की वाहिद रह गया जिसने हमारी बुनियाद को पकड़ा हुआ है। अब अगर इसको ये लास्ट को कुछ हो गया तो हम ऑटोमन एम्पायर की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे, हम उसको खो देंगे। फिर जाके क्या होता है जी, 1923 एंड 24, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद है, आई गेस 23 एंड 24 का मिड होगा, इसी के बीच में कमाल अतातुर्क ने ऐलान कर दिया वाज़ेह तौर पे कि हम ऑटोमन एम्पायर के और मजीद उसमें नहीं है। मतलब हम विड्रॉ करते हैं, हम सरेंडर करते हैं फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से सरेंडर करने का ये मतलब है कि भाई अब हम मॉडर्नाइज टर्की करेंगे, अब हम इस्लामाइजेशन या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की को नहीं लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पर्दा को कंपलसरी नहीं करेंगे, अब हम अराबिक को जुबान को जो है वो अजान में यूज नहीं करेंगे। हम लोग अराबिक एंड टर्किश को मिक्स करके उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई। ठीक है, आपकी वेल को खत्म कर दिया गया, ठीक है, आपका टर्बन लिया जाता था, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। बहुत सारी मस्जिद्स को, बहुत सारे मॉस्क्स को जो है वो खत्म करके वहां पर लाइब्रेरी या म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने का क्या मकसद था कि हम ये एक चीज बताएं कि भाई आप हमें
स्पेस दो, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, हमने अपने आप को जो है वो रिलीफ देना है। हम आपके कॉन्सेप्ट और आपके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमने पूरा का पूरा इस्लामिक चीज की तो जाहिर सी बात है हम लोग फिर क्या करेंगे, हमें फिर लड़ना पड़ेगा, हमारी आर्मी को बीच में कूदना पड़ेगा और आपकी ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि आपकी आर्मी हमारी आर्मी के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग मजीद और लड़ाई जो है वो कर सकते हैं। कमाल अतातुर्क ने सिर्फ यही सोचा कि भाई अब हम लोग क्या करें, हम मजीद और इसको नहीं संभाल सकते ना। सपोज तुम लोग ये समझ लो कि आपके पास एक चीज है जिसको आप संभाल रहे हो और संभालते संभालते ना आपकी जान पर बनाई है। अब आप अपनी जान को सेव करने के लिए ना उस चीज को क्या कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो कि भाई हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो कल को जाकर हमारी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ये चीजों को अनाउंस कर दिया, और उसके बाद से 1924 के बाद से टर्की जो है वो मॉडर्नाइज टर्की में तब्दील हो गया। ठीक है, जिसको मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सेपरेट किया, या समझ लो उसको अलग किया या उसको लीड किया। ये जितनी भी स्टेट्स अलग हुई थी ना 24 के बाद से, सबका अपना अपना एक लीडर था, और उस लीडर ने अपनी स्टेट्स को सेपरेट लेकर अपने कॉन्सेप्ट और अपनी चीजों को लेकर चला था। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसी तरह से इटली में कौन हुआ, मुसोलिनी, जिसका कॉन्सेप्ट है फाशिज्म। हम बात करेंगे जर्मनी की, जिसका लीडर है हिटलर और उसका कॉन्सेप्ट है नाजिज्म। क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फाशिज्म वर्सेस नाजिज्म। जी, ऑटोमन एम्पायर क्लियर हो गया। बैकग्राउंड मैंने बच्चों इसलिए क्लियर किया ताकि आप लोगों को पता हो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट निकले कहां से और इनका मकसद क्या है निकलने का। ओके, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फाशिज्म वर्सेस नाजिज्म। आप लोग पॉइंट्स में लिख लो ताकि हम उसको क्लियर कर लें। पॉइंट नंबर 1, अगर हम फाशिज्म की तरफ देखते हैं तो वो बिलीव करते हैं आपकी ऑर्गेनिक स्टेट के ऊपर। ठीक है, सो दे बिलीव फाशिज्म वाले। ठीक है, फर्स्ट पे फाशिज्म कर लो और उसके वर्सेस के ऊपर नाजिज्म कर लो। फाशिज्म क्या हुआ, आपकी इटली और मुसोलिनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपका जो नाजिज्म है वो आपका हिटलर और नाजिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। सो फाशिज्म बिलीव इन दी कॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टू फॉर्म अ ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक स्टेट का ये मतलब हुआ कि भाई फिल्टर्ड स्टेट, इसके अंदर और कोई चीज नहीं आएगी, मतलब सारे के सारे न्यूट्रल होंगे, सारों का सेम कॉन्सेप्ट होगा और सब जो है ना वो प्योर होगा। प्योर का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, यानी कि इसके अंदर और कोई भी सेक्टर्स नहीं है, इसके अंदर और कोई भी जो है वो चीजें मिक्सअप नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि हम लोग सारे जो है वो एक पाथवे को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, नाजिज्म क्या कहता है जी, नाजिज्म एम्फसाइज्ड ऑन द रेसिज्म। नाजिज्म एम्फसाइज्ड ऑन रेसिज्म and they believed in the superiority of the state. They believed in the superiority of the state by a particular race. Nazism emphasized on racism, RACISM. Nazism emphasized on racism and they believed in the superiority of a state ruled by a particular race. अब पर्टिकुलर रेस का क्या मतलब है, वो किसके ऊपर बिलीव करता था या कौन सी नस्ल उसके लिए सुपीरियरिटी थी, वो थी आर्यंस। नाजिज्म एम्फसाइज्ड ऑन रेसिज्म, दे बिलीव्ड इन द सुपीरियरिटी ऑफ द स्टेट रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर रेस। उसका नाम क्या है, आर्यन, यानी कि जो भी आर्यन पर्टिकुलर उस रेस के साथ ताल्लुक करेगा वो सारे के सारे स्टेट के ऊपर रूल कर सकता है, उसी के पास सुपीरियरिटी है, उसी के पास अथॉरिटी है, और वही बंदा या वही रेस के जो बंदे हैं वो सारे रहने के भी काबिल हैं, उनके पास एग्जिस्टेंस भी है और उनके पास सारी की सारी अथॉरिटी भी है अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को करने की। और बाकी जितने भी रेसिस्ट होंगे वो सारे के सारे इंफीरियर है, वो सारे के सारे उनसे नीचे हैं और उनका कोई हक नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटेशन, उनके पास कोई सर्वाइवल, कोई चीजें जो है वो नहीं आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ रूल कौन करेगा, सिर्फ आर्यंस करेंगे। क्लियर होगी ये बात, क्योंकि ये खुद भी उसी पर्टिकुलर रेस से था। अच्छा जी, सेकंड इसका जो डिफरेंस है वो है जी कि फाशिज्म बिलीव्ड इन द क्लास सिस्टम। फाशिज्म बिलीव्ड इन द क्लास सिस्टम एंड प्रिजर्व इट फॉर अ बेटर सोशल ऑर्डर। Preserve it for the better social order. For the better social order. जी, so Nazism considered a class-based society. Nazism considered a class-based societies. Class-based societies. Nazism considered a class-based societies to racial unity. And sought to eliminate it. SOUGHT.
नाजिज्म कंसिडर्ड अ क्लास बेस्ड सोसाइटी टू रेशियल यूनिटी। रेशियल यूनिटी वही पर्टिकुलर रेस जिसका वो बिलीव रखता है और वही पर्टिकुलर रेस जो कि रूल भी कर सकती है, जो रन आउट भी कर सकती है, जिसके पास सारी अथॉरिटी, और वो है कौन सा रेस है? वो आर्यन। ठीक है, रेशियल यूनिटी एंड सॉट टू एलिमिनेट इट, SOUGHT। अच्छा जी, अब फाशिज्म वाले क्या कह रहे हैं? फाशिज्म वाले कह रहे हैं कि भाई एक ही क्लास जो है वो पूरी स्टेट के अंदर होनी चाहिए, मतलब कि किसी का रंग, नस्ल, जात पात से कोई ताल्लुक नहीं, सारे के सारे एक ही चीज में, एक ही यूनिटी के अंदर है, और वो सब जो है वो मिलकर स्टेट को गवर्न कर सकते हैं। एदर उनके पास एग्जिस्टेंस है, एदर उनके पास एक्सेस है, उनके पास इंटेलेक्चुअल है, वो पावर में है, उनके पास अथॉरिटी है। ये सारी चीजों को देखते हुए आप क्लास सोसाइटीज बना सकते हैं। बट नाजिज्म वाले क्या कह रहे हैं कि भाई एक ही रेशियल सुपीरियरिटी, और वो होगी आर्यंस की, उन्हीं में यूनिटी होगी, वही काम कर सकते हैं, और वही रेशियल बाकी सबके ऊपर रूल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर आपने गवर्नमेंट करनी है तो आप आर्यन की पर्टिकुलर कैटेगरी से हो गए, और अगर आप आर्यन की पर्टिकुलर कैटेगरी से हो तो आपके पास जीने का भी हक है, आपके पास गवर्नर का भी हक है, आपके पास रूल का भी हक है, स्टेट आप चला सकते हो, सारा कुछ आप करोगे। लेकिन अगर आपसे आर्यन के अलावा कोई और भी नस्ल के लोग होंगे तो वो आपको रूल नहीं कर सकते, वो आपके अंडर हो सकते हैं, जिन पर आप हुकूमत कर सकते हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। द वर्ड फाशिज्म कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड। The word fascism comes from the Italian word which means bundle of sticks, which means bundle of sticks, and the symbol of power in the ancient Roman Empire, and the symbol of power, and the symbol of power in the ancient Roman Empire, Roman Empire. Okay ji, Nazism is derived from the German language, which means the National Socialist German Workers. Nazism is derived from the German language, which means the National Socialist German Workers Party. National Socialist German Workers Party. ये वो पार्टी है जो कि आर्यन रूल कर रहे थे, और यही पार्टी की वजह से आपकी स्टेट और बाकी लोगों के ऊपर ऑक्यूपाई किया जाता था, या उनके ऊपर ऑक्यूपेशन की जाती थी। ओके, एग्जाम्पल में लिख दो। फाशिज्म के ऊपर हम लोग कर देंगे मेसेलानी की एग्जाम्पल, और अगर हम लोग आते हैं नाजिज्म की तरफ तो उसमें हम लोग कर लेंगे एडोल्फ हिटलर की एग्जाम्पल। ठीक हो गया? ओके, अब हम आ जाते हैं कि फाशिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नाजिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो वन बाय वन करके लिख लो, मतलब कि ये अगर नाजिज्म है तो वो इसको फॉलो अप करते हैं, और अगर फाशिज्म है तो वो अपनी इन पॉलिसीज को फॉलो अप करते हैं। हम लोग पहले बात कर लेंगे फाशिज्म की। तो फाशिज्म के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको देखकर हमें लग रहा होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका फाशिज्म की तरफ जा रहा है, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर लगेगा कि ये नाजिज्म की तरफ जा रहा है। तो पहले पॉइंट पे हम फाशिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों को उसकी मीनिंग का भी पता चल जाएगा और हम उसको देख लेंगे। ओके, फाशिज्म आइडियोलॉजी बिलीव्स इन सप्रेसिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ द ऑपोजिशन। Fascism ideology believes in suppressing the ideologies of the opposition. Fascism ideology believes in suppressing the ideologies of the opposition. मतलब अपनी आइडियोलॉजी को सुपीरियरिटी देनी है और अगले की आइडियोलॉजी को मैटर नहीं करना। कहां पर हो? Suppressing the ideologies of the opposition. अगले पार्टी की आइडियोलॉजी को मैटर नहीं करना और अगले पार्टी की आइडियोलॉजी को सुपीरियरिटी नहीं देनी और उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करना। अपनी आइडियोलॉजी को सेट करना है और अपनी ही आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी जितने भी आपके लोग होंगे उनको अपनी आइडियोलॉजी पे कन्विंस कराना है, और ये करवाना है कि सब के सब का सेम पाथ होना चाहिए, एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और उसी सेम आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा फाशिस्ट जो है वो रिलाई करता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? सेम आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फासिस्ट किसी और की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता और ना ही किसी और की आइडियोलॉजी को अपनी ऑपोजिशन में बर्दाश्त करता है। फासिस्ट अपनी आइडियोलॉजी बनाता है और अपने लोगों को उस आइडियोलॉजी पे कन्विंस करवाता है। लोगों के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करेगा, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों को मुसल्लत की जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका फाशिज्म का। इट पोसेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक स्टेट। इट possesses the aspiration of the organic state. मैंने आपको पहले बताया कि फाशिस्ट क्या कहते हैं कि भाई फिल्टर्ड स्टेट चाहिए हमें, मतलब हमें डिफरेंट इसके अंदर ना एलिमेंट्स नहीं चाहिए। एलिमेंट्स का क्या मतलब हो गया?
कि आपका जो है वो रिलीजन जूइज्म है, आपका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, आपका रिलीजन मुस्लिम है, आपका रिलीजन नॉन मुस्लिम है, आपका रिलीजन हिंदू है। ये सारी चीजें आपकी एक स्टेट में नहीं मिल सकती। हमें ऑर्गेनिक स्टेट का क्या मतलब है, आपकी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए, आपका रिलीजन सेम होना चाहिए, सारे के सारे जो है वो एक पाथवे पे जाएंगे और हमारे पास वो जो स्टेट होगी वो सब क्या होगा, सेम चीज होगी उसके अंदर, मतलब वो ऑर्गेनिक होगी, वो प्योर होगी, उसके साथ कोई भी रिलेट नहीं करेगा। यानी कि कोई और पार्टी का बंदा या कोई और ऑपोजिशन का बंदा जो है वो आपकी स्टेट के अंदर नहीं आएगा। समझ आ रही मेरी बात? ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या हुआ कि सेम आइडियोलॉजी फॉलो अप करनी पड़ेगी, उस आइडियोलॉजी के अंदर मिलावट नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? मिलावट का मतलब क्या हुआ कि कोई और आइडियोलॉजी आ रही है भाई मुझे अपोज करने के लिए, या कोई और स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मुझे अपोज करने के लिए आ रहा है। नहीं, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर सेम आइडियोलॉजी सब के ऊपर इंप्लीमेंट की जाएगी और हम अपनी स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट के साथ रेलिवेंट करते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो प्योर आइडियोलॉजिकल स्टेट है। क्लियर है बात? थर्ड पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक स्टेट, इट ऑल्सो बिलीव्स इन द कॉर्पोरेशन एंड द अकम्प्लिशिंग द सेम गोल ऑफ द स्टेट। या उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, अकम्प्लिशिंग द same goal of the state. Next point, it also considered to be the less brutal. It also considered to be the less brutal than the Nazism ideology. It also considered to be the less brutal. Less brutal मतलब के कम आपके पास, हाँ, cruelty आपके पास कम है as compared to the Nazism ideology. Then the Nazism ideology. Italy had changed its loyalty. Italy had changed its loyalty from losing the side. Italy had changed its loyalty from losing the side of the Triple Alliance. The side. Italy had changed its loyalty from losing side of the Triple Alliance. Losing side of the Triple Alliance in the later phase of World War II. In the later phase of World War II. And lost its 7 lakh soldiers instead. And lost its 7 lakh soldiers instead. मतलब क्या हुआ कि आपकी उन सारी की सारी ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से पहले आप लोगों की लॉयल्टी, आपकी सिंसेरिटी, आपकी चीजें डिफरेंट थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उस वॉर के अंदर अपनी बहुत सारी चीजों को खोया या लोस्ट, आपने बहुत सारा नुकसान उठाया, उसके बाद से अब हर कोई अपनी अपनी स्टेट को लेकर सेपरेट हो गया। अब किसी को किसी से गर्ज नहीं है, अब किसी को ये नहीं है कि अगले की टेरिटरी में क्या चल रहा है या अगले की टेरिटरी के अंदर किस तरह से जो है वो आर्मामेंट्स को यूज किया जा रहा है, सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप हो गए हो सेपरेट, अब आपको किसी और की एफिलिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप ऑटोमन एम्पायर की वजह से एफिलिएटेड थे ना, कि ये हमारी ब्रांच है तो हमें इसको फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें इसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या कर लिया, अब आप लोगों ने अपनी अपनी स्टेट को सेपरेट कर दिया। अब आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, अब आपकी गवर्नमेंट डिफरेंट है, अब आपके लोग डिफरेंट है, अब आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट के साथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको सिक्योर करेंगे, अब हम इसके साथ बनाकर अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बात? पहले ऐसा होता था कि ऑटोमन एम्पायर के जितनी भी ब्रांचेस होती थी ना, अगर उनको कोई नुकसान होता था वो सारी की सारी मिलकर एक इकट्ठा हो जाती थी और उसको सपोर्ट करती थी। अब ऑटोमन एम्पायर ही नहीं रह गया तो फिर अब आपने सपोर्ट किसको करना है? अब आपने तो ऑटोमेटिकली अनाउंस कर दिया ना कि ऑटोमन एम्पायर की जो भी मेन ब्रांच थी वो तो खत्म कर दी अब आपने। अब सारे के सारे डिफरेंट अपने शाखों पे हो गए। अब सबके पास अपनी अपनी स्टेट है जिसको वो चलाएंगे, वो अपनी आइडियोलॉजी से चला ले, वो अपने कॉन्सेप्ट से चला ले, इट्स अप टू देम। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, अब हम आ जाते हैं नाजिज्म के ऊपर। अब नाजिज्म क्या है, उसके ऊपर हम लोग किस तरह से इसको लेकर चल सकते हैं। नाजिज्म बिलीव्ड दैट द आर्यन हेल्ड अ सुपीरियर पोजीशन while the Jews, Jews, while the Jews were considered, the Nazism believed that the Aryan held a superior position while the Jews were considered anti-national. Considered anti-national. Anti-national क्या हो गया? हाँ जी, उसके खिलाफ चले जाओ ना। प्रो का मतलब होता है उसकी फेवर में और एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट। Racial discrimination is a core part of a Nazism. Racial discrimination क्या हो गया? मतलब आप क्या कर रहे हो, अब फर्क कर रहे हो किसके ऊपर? रेस के ऊपर। मतलब अब आपकी डिस्क्रिमिनेशन, आपकी जो वैल्यूएशन है वो सारी की सारी रेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि रेस डिस्क्रिमिनेशन इज अ कोर पार्ट ऑफ द नाजिज्म। नाजिज्म के कॉन्सेप्ट में बच्चों सिर्फ एक ही सुपीरियरिटी रेस और वो है सिर्फ आर्यन। आर्यन है तो फिर गवर्नमेंट कर सकते हैं, आर्यन से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास सुपीरियर अथॉरिटी है, आपके पास सारी हेजेमनी है, आप ये सारी चीजों को सोलली लेकर चल सकते हो। कोई और भी कास्ट या कोई और रेस का बंदा आपको कम्पीट नहीं कर सकता, सिर्फ आर्यन ही रूल करेंगे पूरी वर्ल्ड के अंदर।
अच्छा, इससे पहले भी ना मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह की चीजें थी, अगर आपको याद होगा ना, साउथ अफ्रीका और इन जगहों पे ना ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बड़ा मुकाबला था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ना वर्ल्ड बाय वर्ल्ड साइड बाय साइड चल रहे थे, जिनका एथनिसिटी, रेशियल कह लो कि कॉम्पैक्ट या रेशियल फाइटिंग, इसके ऊपर बड़ा काम चल रहा था। अब इसको ये था कि हमें अगर किसी को सुपीरियोरिटी देनी है ना, तो हम ऐसी रेस को हम लोग हाईलाइट करें जिनके पास ना सब इख्तियारात होंगे, जिनके पास सारी फैसिलिटेशन होगी, जिनके पास हर चीज करने का हक होगा, लेकिन बाकी लोग उनको कंपीट नहीं कर पाएंगे। देखो सपोज भला बात क्या होती है, जब आपका लीडर या कोई भी आप समझ लो कि पर्सन जो कि आपको लीड कर रहा है या चलो आपके ऊपर इन्फोर्स किया जा रहा है, इन्वेजन कर रहा है वो बंदा, उस बंदे ने जो भी अपनी पॉलिसीज आपके ऊपर इंडल्ज करनी है ना, वो आपको ना चाहते हुए भी माननी पड़नी है। क्यों? क्योंकि देखो हिटलर क्या करता था, हिटलर ने पेनल्टीज इतनी बुरी देता था वो कि लोग अपनी मौत को तरसते थे। वो कहते थे कि हमें मौत आ जाए बट हम इसके पेनिट्रेशन में ना आए, मतलब इसकी हम अजाइलम में ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उसने क्या करना है, उसने एक आंख निकाल देनी। अगर आप बात नहीं मान रहे हो, उसके साथ आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप इन्फ्रंट कर रहे हो, तो उसने आपको ऐसी कैद खाने में डाल देना जहां पर आपकी एक आंख निकाल दी, उंगलियां काट दी, ठीक है, फिंगर्स काट, इलेक्ट्रिक शॉक दिया करता था। खाना जो है वो नहीं देना आपको, कई दिनों तक खाना नहीं देना, या आपको ऐसी जगह पर फेंक देना जंगल में जहां पर आपके जानवर या बाकी चीजें जो जिनका पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। और कभी कभार तो यूं भी होता था कि कुछ ऐसे आपके जंगली जानवर होते थे जो आपके केज में छोड़ दिए जाते थे। नहीं, बेसिकली ना इसका मतलब ये था कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं ना, या जो कॉन्सेप्ट मैं इंडल्ज करना चाह रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट को आप सबको मानना पड़ेगा, आप उसको इन्फ्रंट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन सेकंड है ही नहीं, आपने इन सारी चीजों को अडॉप्ट करके ही चलना। मतलब आप मेरी मानोगे तो आप मेरे साथ ठीक हो, जैसे आपने मुझे रेजिस्ट किया तो मेरे पास ऑप्शंस काफी सारी हैं आपको, ठीक है। तो ये हिटलर क्या करता था, हिटलर अपनी उस पर्टिकुलर रेस को सुपीरियोरिटी देना चाहता था, उसको हर वो चीज देना चाहता था जो शायद उसने बहुत कुछ फील किया था। क्योंकि अगर देखा जाए ना, इसका चाइल्डहुड बहुत ही बुरा गुजरा है, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि आपका जो चाइल्डहुड का इंपैक्ट होता है ना, वो आपकी जाकर टीन एज पर जाकर निकलता है, और आप उसको फ्रस्ट्रेशन में कह लो, आप उसको एग्रेशन में कह लो, वो निकलता ही निकलता है। तो जो कुछ इसने फेस किया अपने चाइल्डहुड पे, वो सारा का सारा जो क्रुएलिटी है ना, वो उसने फिर निकाली है। या इसको लगता है कि लोगों को ये लाइफस्टाइल मिल कैसे गई है, उसको उस पर फोर्स करके ना उनसे वो चीज छीनी जाती थी, ताकि मैं रूल करके अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को कंपेल कर पाऊं। अच्छा जी, नाजिज्म, इट रिस्ट्रिक्टेड द सोशल मोबिलिटी ऑफ ज्यूइश, restricted the social mobility of the Jewish and they were assassinated. Mobility मतलब उनका आना जाना, फ्रीली मूव करना बहुत प्रोहिबिटेड हो गया था, कि अगर आपको कहीं पे भी ज्यूज नजर आ गया तो आपने उसको क्या करना है, मार देना। इट रिस्ट्रिक्टेड द सोशल मोबिलिटी ऑफ द ज्यूइश एंड दे वर असैसिनेटेड, उनको जान से ही मार दिया जाता था अगर वो उस पर्टिकुलर रेस के बंदे थे। इट फॉलोज अ ब्रूटल आइडियोलॉजी, it follows a brutal ideology following the higher levels of penetration. It follows a brutal ideology following the higher levels of penetration. Levels of penetration. Penetration मतलब कि आपने जब उसको अजाइलम में रखना है, आपने जब उसके ऊपर क्रुएल्टी करनी है तो आपने किस वे में करनी है, कौन कौन से तरीके से आपने उसको कन्विंस कराना है। मतलब रिमांड हो गया ना, हाँ रिमांड हो गया, जिसमें आप क्या करते हो कि ना उस बंदे से कन्विंस करवाते हो वो पर्टिकुलर क्राइम जो उसने किया हुआ होता है या जिसके अगेंस्ट आपने उसको पकड़ा हुआ होता है। हाँ, तो जब रिमांड भी आपको लेनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने बंदा पकड़ा और आपने जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कर लिया, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और आपको 3 दिन का ट्रायल, 4 दिन का ट्रायल, बल्कि अब तो 3 दिन का ट्रायल है, 3 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिमांड में रखते हो और आप उसे, अच्छा वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है? अब ये लोग भी क्या करते हैं, जब आपसे उन्होंने करवाना है ना, उगलवाना है, तो वो आपके साथ ना डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो आपसे सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, और हाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं करते जिसपे आपका फिजिकल निशान भी रह जाए, ना फेस पे ना मतलब आपकी बॉडी पे, कुछ इस तरह से करेंगे कि आपका वो हिडन रहे और आपकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से पूरी हो जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? तो मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि यार मैंने अगर इससे साफ तरीके से पूछना है तो उसे नहीं बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्राइम करने को एग्री कर गया है तो उसके पास एक जिगरा होगा ना, उसके पास एक पेशेंस लेवल होगा जिसपे वो अपने आप को जो है वो उसने कंटिन्यू किया हुआ है। बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड करी होती है कि आपने ना उसकी मेंटालिटी और साइकी के साथ खेलना होता है कि एक ह्यूमन, एक इंसान कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, एक इंसानी बॉडी जो है वो कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है, उसके दर्द के बर्दाश्त के ऊपर एक्सेस पे आपने काम करना होता है, फिर जाकर ही वो बोलेगा ना, वरना अगर आप उसके बर्दाश्त के लेवल पे काम करोगे, क्रुएल्टी करोगे, तो उसने क्या करना है, वो बर्दाश्त कर ही जाएगा।
तो बेसिकली ये क्या होता है, आपकी ह्यूमन साइकी होती है कि एक इंसान कितना ही हैवी चीज को बेयर कर सकता है, तो उसको आपने एक्सेस लेवल के ऊपर जाकर बात करनी होती है, ठीक है। सो हिटलर ने क्या किया हुआ है, हिटलर ने तो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी ना, कोई भी क्रुएलिटी की ऐसी बाउंड्री नहीं है जो हिटलर ने क्रॉस ना की हो। डिफरेंट तरीके के आप कह लो कि असाइलम, डिफरेंट तरीके के आप कह लो कि पेनिट्रेशन, ये हिटलर ने मुतारिफ कराई। अभी तक भी जितने भी लोग, मतलब अगर आप देखो तो कुछ ऐसे ना आपकी पनिशमेंट्स होती है, कुछ ऐसे आपके लोग होते हैं जिनको ना हैवी पनिशमेंट की जाती है या उनका क्राइम बहुत बड़ा होता है, उनके साथ ना इन तरह की क्रुएलिटी की जाती है, कुछ जगहों पे वाकई में की जाती है, जहां पर ये डायरेक्टली बोलते हैं कि ये कुछ लोग होते हैं जो कि जेलर हैं, जो वो हिटलर से उनको वो की जाती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, और उनका जो पूरा का पूरा असाइलम का प्रोसेस होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि भला क्या होता है, आप ना लेवल्स पे जाते हो, जब आपको नजर आ रहा है ना कि एक बंदा भाई डंडे भी खा रहा है, ठीक है, एक बंदे के पास सारी बॉडी उसकी इतनी स्ट्रेंथन है कि आप उसको मार भी रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप क्या करोगे, उसको अपर लेवल पे भेजोगे। ठीक हो गया जी बच्चों, यहां तक क्लियर हो गई है फाशिज्म एंड नाजिज्म। फाशिज्म आपका वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी ऑर्गेनिक स्टेट, आपकी फिल्टर्ड स्टेट को लेके चल रहा है और सबको यूनिटी लेके चल रहा है, कोई भी ऑपोजिशन आइडियोलॉजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां पर आइडियोलॉजी आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फर्क क्या होना चाहिए या ऑप्शन क्या होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर आर्यन के रेस से होने चाहिए, बस। ठीक हो गया, आप आर्यन से हो तो आपका दिल कर रहा है पॉलिसीज चेंज करो, आपका दिल कर रहा है आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करो, तो आप कर सकते हो। सिर्फ सुपीरियोरिटी सिर्फ आर्यंस को दी गई है ताकि आर्यंस ही ओवर रूल करेंगे और वही स्टेट को बना सकते हैं, वही गवर्नमेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात?